नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के तीसरे सेमेस्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल रहने वाला है कैपिटल बस्टिंग। देखिए, कैपिटल बस्टिंग को लेकर के हमारी ये पहली क्लास रहेगी। आज की वीडियो में हम डिटेल में तमाम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विद आरपी रस्तोगी वाली किताब की हम लोग काफी न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस लेक्चर को आखिरी तक जरूर अटेंड करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इनिशियल लेवल पे बता चुका हूं कैपिटल बस्टिंग को आज मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए, काफी टीचर्स के अपने पैटर्न है पढ़ाने के, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। जो आपका कैपिटल बस्टिंग चैप्टर है, इसको अकॉर्डिंग टू द बुक में चलूं, अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में चलूं एंड अकॉर्डिंग टू द माय वे ऑफ टीचिंग में चलूं, तो आप लोग ये मान के चले हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एक आपका पार्ट ए रहेगा, एक आपका पार्ट बी रहेगा। किताब के अंदर भी आपको दो अलग अलग चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये कैपिटल बस्टिंग के अंदर है आपका एक ही चैप्टर। माने जो आपका पार्ट ए रहेगा उसका टाइटल क्या रखा गया है, एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो। माने हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली कैश फ्लो क्या रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो का मतलब यहाँ पे हम लोग दोनों मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हम लोग इनफ्लो के बारे में भी बात करेंगे और हम लोग यहाँ पे आउटफ्लो के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो क्या रहने वाला है। करीब 3 से 4 क्लास लग जाएंगी इस ए पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप लोग बी पार्ट की बात करते हैं, किताब के अकॉर्डिंग चले, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चले या फिर हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग चले, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें पढ़ना है टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन। माने अलग अलग टेक्निक्स है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर भर भर के न्यूमेरिकल्स है जो हमें प्रैक्टिस करनी है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपको फाउंडेशन बनाना जरूरी है ताकि एक एक न्यूमेरिकल के साथ आप लोग जा सके, एक सही अप्रोच का इस्तेमाल करके आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सके। तो उम्मीद करता हूं आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली दो पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट के अंदर प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ आपके थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। हालांकि जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ती हैं जो मैं आपको ऑलरेडी लीवरेज एनालिसिस के अंदर पढ़ा चुका हूं। इसीलिए मैंने लीवरेज एनालिसिस को आपको पहले पढ़ाया था, ताकि आप लोग उसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इनकम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर पाए। वहां पे हम लोगों ने सेल्स को कैलकुलेट करना सीखा था, वहां पे हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को सीखा था। वहां पे थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करेंगे, फिर हम ईबीटी की बात करते हैं, अर्निंग बिफोर द टैक्स की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं ईएटी माने अर्निंग आफ्टर द टैक्स। ये ऐसी टर्म है जो यहाँ पे भी रिपीट होने वाली है, इसलिए मैंने आपको लीवरेज वाला चैप्टर पहले कराया था। बहरहाल कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या रहने वाली है और कैपिटल बस्टिंग का सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट आप पढ़ेंगे एंड उसके बेनिफिट्स को पढ़ेंगे, किसके, प्रपोजल के। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट पढ़ना है, जिसको आप लोग नेट प्रॉफिट भी बोलेंगे कई कई न्यूमेरिकल में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने तो सर एग्जैक्टली अकाउंटिंग प्रॉफिट पढ़ा था, माइनस सेम रहेगा। आपको पढ़ना है कैश फ्लो, मैं बार बार बता रहा हूं, इनफ्लो की भी बात करेंगे, आउटफ्लो की भी बात करेंगे। आपको पढ़ना है ओरिजिनल और इनिशियल कैश आउटफ्लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट कैश इनफ्लो एंड द आउटफ्लो। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टर्मिनल कैश फ्लो। ये आपका पहले पार्ट के अंदर टोटल जो आपके टॉपिक्स है वो इंक्लूड किए गए हैं, यही आपको पढ़ना है और इन्हीं के अंदर से ही आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन भी आएगा। अब आपको समझना क्या है, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं, ओरिजिनल और इनिशियल कैश आउटफ्लो, आपका सब्स्टिट्यूएंट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो, इनको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? याद रखिएगा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। आज मैं आपको मीनिंग, फीचर एंड सिग्निफिकेंस पढ़ा दूंगा। एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट के अंदर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को अंडरस्टैंड कर लेंगे, कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूंगा। अलोंग विद हम लोग कैश फ्लो को निकालना सीख लेंगे और थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपका डेप्रिसिएशन का
भी होगा, जो आप लोगों ने डेफिनेट सी बात है पढ़ा होगा अपनी 11th 12th के दरमियान। तो डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो की और टेक्निक ऑफ द इवैल्यूएशन की। और एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक आज स्टडी करने हैं। अब अगर आप लोग बात करते हैं मेन कंटेंट की यानी मीनिंग की, अगर आप लोग देखेंगे कैपिटल बस्टिंग का क्या मायना होता है, देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे बड़ा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग का होता है। और आपने देखा होगा डिसीजन मेकिंग हम अलग अलग टर्म्स में करते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, माने लॉन्ग टर्म के अंदर हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके ऊपर जो डिसीजन है लिया जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, उसी के अंदर आता है कैपिटल बस्टिंग। एक बात आपको ये याद रखनी है, क्लियर? माने कैपिटल बस्टिंग का सीधा सीधा मतलब है कैपिटल प्लस में बस्टिंग। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कैपिटल का मतलब क्या था, अगर आप लोग नेचुरल सेंस में बात करते हैं, कॉमन सेंस में बात करते हैं, तो कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, द टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस, यही तो आप लोगों ने पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पे कैपिटल का मतलब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं अलग से लिखना चाहूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, तो यहाँ पे आपके दो शब्द हैं, ध्यान से देखेंगे तो एक है आपका कैपिटल और दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका बजटिंग। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा एक कैपिटल है, एक क्या है, बस्टिंग है। तो यहाँ पे कैपिटल का माय डियर फ्रेंड्स हमारा मतलब रहेगा एसेट्स से, क्लियर है? और एसेट्स के अंदर भी आपको याद रखना है, हम लोग फोकस करने वाले हैं यहाँ पे अपने फिक्स्ड एसेट को लेकर के, क्लियर? आप सभी ने पढ़े होंगे क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट, नहीं पढ़े तो मैं अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिक्स्ड एसेट का हमारा यहाँ पे डिस्कशन रहेगा। और बजटिंग का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा हो जैसे मेरे को कहीं पे घूमने जाना है तो कॉमन सेंस में हम लोग क्या कहते हैं, यार बजट बना ले। बजट का मतलब प्लानिंग करना, एक तरीके से अंदाजा लगाना, उसको क्या कहते हैं, बस्टिंग कहते हैं। तो यहां पे भी प्लानिंग के साथ एक शब्द मैं जोड़ दे रहा हूं, इवैल्यूएटिंग। ठीक है, माने प्लानिंग और इवैल्यूएटिंग, प्लान करना किसका, एग्जैक्टली हमें कौन से फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से फिक्स्ड एसेट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। माने कौन से फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसकी प्लानिंग और जो वैल्यूएटिंग का जो प्रोसेस है ना, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, अगर मैं आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो आप लोग मान लीजिए फिक्स्ड एसेट के अंदर भी हम केवल और केवल प्लांट एंड मशीनरी का ही जिक्र करने वाले हैं। माने हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग एक तो प्लांट की बात करेंगे और दूसरा किसकी बात करेंगे, मशीनरी की बात करेंगे। माने फिक्स्ड एसेट के अंदर भी हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर? तो यहां से आपको एक बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कैपिटल बस्टिंग जो आपका चैप्टर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर के रहेगा। मुद्दे की बात यह है कि हमें एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन यहां पे किस में इन्वेस्टमेंट करना है, एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो डेफिनेशन मैंने आपको लिखी हुई है। एक डेफिनेशन जो मैंने कहा है सिंपल वर्ड के अंदर है, एक डेफिनेशन जो आपको नॉर्मल टिपिकल बुक के अंदर देखने को मिलती है। आसान दोनों है, दोनों का मायना सेम है। जैसे कैपिटल बस्टिंग अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं अलोंग विद इवैल्यूएट करते हैं। मैंने बताया ना, जो आपकी बस्टिंग है उसका क्या मतलब होता है, आप लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के साथ एक शब्द मैंने क्या जोड़ दिया, हम लोग क्या करने वाले हैं, इवैल्यूएटिंग करने वाले हैं। याद रखिएगा क्या करने वाले हैं, इवैल्यूएटिंग करने वाले हैं, क्लियर? तो यहाँ पे प्लानिंग करना है, इवैल्यूएटिंग करना है। तो प्लानिंग और इवैल्यूएटिंग का जो प्रोसेस है किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट, क्लियर है किसकी बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म एसेट की। और यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर भी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की बात करने वाले हैं, क्लियर है? हुज बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड एवर मेनी ईयर, माने आपको क्या करना है, जिनके बेनिफिट को हम लोग अगले कुछ सालों के दरमियान मान के चल सकते हैं, क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कि कैपिटल बस्टिंग का क्या मायना होता है। आपको लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी जो प्लानिंग का प्रोसेस है और इवैल्यूएटिंग का जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाता है, कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। अब अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में देखिए क्या कहेंगे, डिसाइडिंग, हमें डिसाइड करना है वेदर टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट लाइक न्यू मशीनरी, प्लांट्स, R&D एक्सपेंस एटसेट्रा। माने यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करना है
कि नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ये जो आपका डिसाइड करने का जो प्रोसेस होता है ना, ये क्या कहलाता है, कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर कोई एग्जांपल दीजिए तभी समझ में आएगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन कैसे लिया जाता है। मैंने एक मशीनरी देखा, ठीक है, जिसको मेरे को खरीदना है। उस मशीनरी की जो कीमत है मैंने देखी एग्जैक्टली 5 लाख रुपए, माने उसके ऊपर टोटल इसमें इंस्टॉलेशन सब आ गया है, माने इसका टोटल खर्च कितना है, एक मशीन को लगाने तक का खर्च कितना है, 5 लाख है। माने इस मशीन के ऊपर अगर मैं काम करता हूं तो मेरे को 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब क्या डिसाइड किया जाएगा, यहाँ पे चेक ये किया जाएगा इस मशीन की लाइफ कितनी है, माने कितने टाइम तक ये मशीन चलने वाली है। लेट अस से मैंने मान लिया 5 साल तक ये मशीन चलेगी, और मैंने देखा ये जो मशीन आउटपुट प्रोड्यूस करती है ना, मान लीजिए क्या मान रहे हैं आप लोग, आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जो हर महीने में मान के चल रहा हूं 10,000 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, माने 10,000 पर मंथ का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इस मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे प्लान भी करना है, प्लानिंग से पहले इवेलुएट करना है, माने मैंने देखा एक महीने में टोटल कितने का आउटपुट निकाल रही है, 10,000 रुपए का। फिर मैंने देखा एक साल के अंदर कितना आउटपुट निकालेगी, ये 1,20,000 का निकालेगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने देखा इसका एस्टिमेटेड लाइफ टाइम कितना है, 5 साल है, तो 12 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, 12 पंजा 60, माने ये मशीन को अगर मैं लगाता हूं तो 5 साल के दरमियान ये मशीन मेरे को कितना पैसा देती है कमा करके, 6 लाख रुपया देती है। क्लियर, याद रखिएगा कितना पैसा देती है, 6 लाख रुपया देती है। और स्क्रैप वैल्यू अगर मैं बात करूं, माने ये आपकी 5 साल के बाद ये करीब करीब मैं मान के चल रहा हूं, मान लीजिए 50,000 रुपए में वैसे चली जाएगी, स्क्रैप में चली जाएगी। तो मैंने 50,000 यहाँ पे वैसे ऐड कर दिया, माने आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 6,50,000 का काम हम लोग इस मशीन से ले सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 5 लाख थी टोटल, ये काम कितना दे रही है, 6,50,000 दे रही है। यानी हमें क्या हुआ है, हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी हद तक हम इस मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कैपिटल बस्टिंग। इसको क्या कहा जाता है, कैपिटल बस्टिंग कहा जाता है। क्लियर, तो कैपिटल बस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड द इवैल्यूएटिंग इन इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स whose benefit are expected over many year। उसके बेनिफिट को क्या लेके चलते हैं, कुछ साल दर साल हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कैपिटल बस्टिंग का जो मायना था वो आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा, एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब जब आप लोग कैपिटल बस्टिंग की बात कर ही रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे। फीचर्स देखिए, जब आप लोग कैपिटल बस्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वेस्टमेंट की, माने हमें किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर लॉन्ग टर्म बोले तो कितना टाइम पीरियड, एग्जैक्टली कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप लोग ये मान के चले लॉन्ग टर्म इन द सेंस, कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं 1 साल से ज्यादा को आप लोग कहीं ना कहीं किसी हद तक बोल सकते हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना फीचर्स क्या है। सबसे पहले मैं बताया कि इसका क्या है, पहली फीचर क्या है, जो आपका ये पहली फीचर है कैपिटल बस्टिंग के अंदर, दिस इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये क्या रहने वाला है, लॉन्ग टर्म डिसीजन रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और यहाँ पे जब आप लोग कैपिटल बस्टिंग के लिए एक बार जैसे अगर आप लोगों ने 5 लाख रुपया फंसा दिया, माने एक बार मशीन आपका क्या कर दिया, आप लोगों ने लगा दिया, तो अगर आप लोग इस डिसीजन को वापस लेना चाहते हैं तो बिना लॉस के नहीं ले सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माने जो मशीन लग गया, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया, इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, और अगर आप लोग इस मशीन को वापस उखाड़ के वापस देंगे तो सेम प्राइस पे तो जाएगा नहीं, माने लॉस होगा। माने आप लोग ये कह सकते हैं कि कैपिटल बस्टिंग जो डिसीजन है वो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल विद प्रॉफिट होता है, लॉस के साथ इसको रिवर्स किसी हद तक किया जा सकता है कुछ सम केसेस में। माने मैं कह सकता हूं कि ये जो आपका डिसीजन है या ये जो आपका बस्टिंग है इसके अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर आप लोग इसको एक बार कर लेते हैं, एक बार डिसीजन ले लिया, तो डिफिकल्ट होता है रिवर्स करना विदाउट द लॉस। देखिए लॉस बनेगा ही बनेगा, अगर आप लोग उसको रिवर्स करेंगे तो लॉस बनेगा ही बनेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
होगी। आगे देखिए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बहुत जरूरी बात है। यहाँ पे रिस्क भी है, खतरा भी है, और अनसर्टेनिटी भी है, अनिश्चितता भी है, कोई गारंटी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हो ना भी हो, ये भी चीज एक बड़ा फैक्टर है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा अनप्रेडिक्टेबल होती है कहानी। अगला अगर फीचर की बात करते हो तो यहाँ पे होता है आपका लार्ज इन्वेस्टमेंट। लार्ज इन्वेस्टमेंट का मतलब, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट के अंदर। तो जो भी आप जब भी आप लोग फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो छोटी इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है, यानी कि यहाँ पे कैसी होती है, आप लोग मान के चले आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसी होगी, लार्ज होगी। इसके बाद ये आपका इंपैक्ट कर सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। प्लस में मैं एक शब्द और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक शब्द क्या लिया है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म या बिजनेस, वट एवर यू कैन से। आपका यहाँ पे ये किसको इंपैक्ट करता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करता है। आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो चल गया, और चलने के बाद आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 200 टाइम इंक्रीज हो गई, तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी आपका इंपैक्ट करता है और कहीं डुबा भी देता है, माने प्रॉफिट आप लोग लॉस में चले गए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है ये आपकी इंपैक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, अलोंग विद मैंने बताया एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। देखिए आपकी फर्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी फर्म ही अपना हाथ धो बैठे, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रही। इतना बड़ा रोल होता है कैपिटल बस्टिंग का। तो फीचर्स की अगर आप लोग बात करते हैं, कैपिटल बस्टिंग अपने आप में लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, ये इरिवर्सिबल होती है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भर भर के है, लार्ज इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इंपैक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अलोंग विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों कि एग्जैक्टली कैपिटल बस्टिंग का मायना क्या होता है और कैपिटल बस्टिंग की क्या क्या फीचर्स रहने वाली हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा इंपॉर्टेंस, और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन चलेगा जो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस के अंदर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल बस्टिंग की। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, किसको सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स हमारे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके प्रोजेक्ट को कैलकुलेशन करके इवैल्यूएट करके हमें सेलेक्ट कर रहा है। जो भी आपका प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होता है हमें अवॉइड करना है, ना तो अंडर इन्वेस्टमेंट हो ना ही ओवर इन्वेस्टमेंट हो। ध्यान से देखिएगा, ना तो आपकी ओवर इन्वेस्टमेंट हो ना ही आपकी अंडर इन्वेस्टमेंट हो। इस चीज को अवॉइड किसकी हेल्प से किया जाता है, कैपिटल बस्टिंग की हेल्प से किया जाता है। आगे अगर आप लोग देखेंगे कंट्रोलिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये किसमें हेल्प करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इसी से हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ को। क्लियर, तो 4 पॉइंट है जिनको आप लोग याद रख सकते हैं, सेलेक्टिंग द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, अवॉइडिंग ओवर एंड अंडर इन्वेस्टमेंट, कंट्रोलिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। क्लियर है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जहां से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कैपिटल बस्टिंग का क्या मायना होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या फीचर्स होती है और क्या आपकी एग्जैक्टली डेफिनेशन रहने वाली है। क्लियर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने कोशिश की है आप सभी को समझाने की। अब इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो चलता है, मोस्ट प्रैक्टिकल पोर्शन चलता है जिसको आपको समझना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बात क्या है आपका है अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, जिसको आप लोग नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हो। अकाउंटिंग प्रॉफिट को किस नाम से जाना जाता है, नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं डेफिनेशन के साथ, उसके बाद एग्जांपल जब मैं आपको कराऊंगा, न्यूमेरिकल जब मैं आपको कराऊंगा तो चीजें आपको क्लियर होंगी। डेफिनेशन क्या कहती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ए नेट प्रॉफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट कैलकुलेटेड, जिसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी इन लोगों ने, क्या बोला है, इनको कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल आफ्टर डिडक्टिंग। यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा किसको, ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान से दीजिएगा, सारी क्या डिडक्ट करना है, माइनस करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट को, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना है और आपको इंटरेस्ट को भी
माइनस करना है, क्लियर है, बट बिफोर टेक्स्ट इज स्पेसिफाई, किससे, बिफोर द टेक्स्ट इज स्पेसिफाई। यानी कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा सर अकाउंटिंग प्रॉफिट या सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट बोल दीजिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ बेसिक बातें आप लोगों ने समझी होंगी इससे पहले वाली क्लास के अंदर जहां पे मैंने आपको लीवरेज समझाया था। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका, सेल्स आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या आता है, सेल्स आता है। सेल्स की अपनी एक अमाउंट होती है, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, सेल्स के अंदर से अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, माने मैंने माइनस कर दिया है किसको, वेरिएबल कॉस्ट को, तो यहाँ पे आपने माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट को, फिर आपको माइनस करना है आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, फिर यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, क्योंकि मशीन एंड प्लांट्स की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको एक अमाउंट मिलेगी, एक एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगी, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूं, आपको क्या मिलेगी, एक एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, देसी लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं ये है आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अमाउंट आ गई है, मान लीजिए आपकी ये वाली, क्लियर। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट रहता है जो आप लोग इनकम स्टेटमेंट के दरमियान पढ़ते हैं। सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, उसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बातें अक्सर हम लोग नहीं करेंगे, जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो इंटरेस्ट की बातें नहीं करते, वरना अगर आप लोग इंटरेस्ट भी यहाँ पे घटाएंगे तो आपका ईबीटी आएगा, माने अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। मैं लिख ही देता हूं, अगर मान लीजिए आ भी जाए आपके एग्जामिनेशन के अंदर तो आप लोगों को फॉर्मेट ध्यान रहेगा, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे किसको, आपके इंटरेस्ट को, याद रखिएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, क्लियर है। यहाँ पे क्या अमाउंट आ जाएगा, आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसके अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देते हैं टैक्स को तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, टैक्स को माइनस कर दिया है, तो हमें मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर द टैक्स, या जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। इन्हीं की हमें क्या है यहाँ पे जरूरत है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे आपको अर्निंग बिफोर द टैक्स मिल गया है, यहाँ पे आपको अर्निंग आफ्टर द टैक्स मिल गया है, क्लियर। तो याद रखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्निंग आफ्टर द टैक्स, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बस ये कुछ कैलकुलेशन है जिनका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो 12th वाले होंगे मैं साथ साथ आपको कराता चलूंगा, तो प्लीज आप लोग तमाम क्लासेस को साथ साथ नोट करते रहिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, सेल्स कितनी है, 1 लाख रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, आप सभी को पता है। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और वो परसेंटेज में है तो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 60% है, इसका मतलब ये जो 60% है ना, ये किसके ऊपर दिया हुआ है, ये सेल्स के ऊपर दिया हुआ है। अगर आपकी सेल्स 1 लाख रुपए है तो इसका 60% कितना बन जाएगा, आपका 60,000 बन जाएगा। माने ये क्या आ गई, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, ठीक है। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिक्स्ड कॉस्ट दे ही रखी है, 10,000 रुपया है। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपया है, और यहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन लग रहा है 10%। अब मैं आपको बता देता हूं दो चीजें जिनको आपको याद रखना है। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा डेप्रीशिएशन का। अगर आपको डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करना है तो दो तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हैं। एक केस में एक आपको परसेंटेज गिवन होगा और एक केस में आपको परसेंटेज गिवन नहीं होगा, क्लियर है। जिस केस में नहीं होगा हम दो मेथड ऑब्वियस सी बात लगा सकते हैं, एक एसएलएम वाला है, एक डब्ल्यूवीवाई वाला मेथड है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए परसेंटेज अगर आपको गिवन है ना तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डेप्रीशिएशन 10% लग रहा है तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, आपका 10,000 हो जाएगा। ये डेप्रीशिएशन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन कई केस में क्या होता है, अगर आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है और परसेंटेज गिवन नहीं है तो हमें सबसे पहले देखना है आपका जो एसेट है या फिर आपकी जो मशीन है या जो प्लांट है उसकी कॉस्ट कितनी है, प्लस में आप लोग ले सकते हैं उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, माइनस में उसकी स्क्रैप वैल्यू लेंगे, अपोन में हम लोग उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ। आगे एक न्यूमेरिकल लूंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको
समझ में आई होंगी। यहाँ पे तो आसान है, जैसे 1 लाख की मशीन है, 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन परसेंटेज के टर्म में नहीं दिया हुआ आता है। अभी इसको कैसे सोल्व करना, देखिए यहाँ पे दोनों चीजें निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, नेट प्रॉफिट भी सिखा दूंगा, प्लस में आपका कैश इनफ्लो भी सिखा दूंगा। देखिए दोनों चीजों में बेसिक सा फर्क होता है। अगर आपसे पूछता है कैश इनफ्लो का क्या मतलब है और प्रॉफिट का क्या मतलब है, तो ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूं तो कुछ इस तरीके का रहेगा, क्लियर? तो आप लोगों को नोट करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स लिखा जाता है। एक बार मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, कोई और कलर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स लिखा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपका अमाउंट है, क्लियर? बहुत बेसिक सी बात है। सबसे पहले अगर आप लोग सेल्स की बात करते हो तो मैंने क्या लिख दिया है, मैंने आपका सेल्स लिख दिया है। कितना दिया हुआ है, सेल्स आपका 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका अमाउंट कितना आ गया है, 1 लाख, ठीक है? माइनस में करना है हमें इसका वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, आप लोग लिख देंगे हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट को इसके अंदर से घटाना है। वेरिएबल कॉस्ट 60% था, 1 लाख का 60% पीछे मैंने कैलकुलेट करना बताया था, तो कितना आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा। माइनस हमें क्या करना है, माइनस हमें करना है वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमें इसका फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। 10,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग घटा दीजिए, कितना घट जाएगा, 10,000 आ जाएगा। माइनस अगर आपका डेप्रीशिएशन लग रहा है तो डेप्रीशिएशन निकाल लेंगे। 10% दे रखा था, 1 लाख का 10% मशीन है, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, क्लियर? तो यहाँ पे मैं सभी के आगे ब्रैकेट लगा देता हूं, क्योंकि ये सब क्या करने हैं, माइनस करने हैं। अगर आप लोग इसको नेट लेके चलते हैं, माने अगर आप लोग टोटल निकालना चाहें तो यहीं से मैं एक आपका बॉक्स बना देता हूं, ताकि बाद में मेरे को लिखने की जरूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80। 1 लाख में से 80,000 गया तो कितना बचेगा, आपका 20,000 बचेगा। ध्यान रखिएगा डेप्रीशिएशन माइनस किया है, हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट को, क्लियर है? किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट को, क्लियर? अब यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया, सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया तो क्या आ गया, ईबीआईटी वैल्यू आ गया। अब इसके अंदर से इंटरेस्ट तो है नहीं, तो टैक्स माइनस कर देंगे। माने मेरे को क्या माइनस करना है, यहाँ पे टैक्स माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टैक्स माइनस कर दूंगा। टैक्स का कितना परसेंटेज के हिसाब से है, 50% आपको टैक्स दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 50% अगर आपको टैक्स दिया है तो 20,000 का 50% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग माइनस करते हैं तो हमें एक और वैल्यू मिलती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हम इसको कहेंगे आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने टैक्स घटा दिया है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, अर्निंग आफ्टर द टैक्स। कितना बचेगा, आपका 10,000 बचेगा, क्लियर? तो ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर द टैक्स। इसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट आ गया है या नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आई, एग्जैक्टली ये क्या है, प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है। तो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये सिंपल सा पैटर्न है, इसका इस्तेमाल करके आप लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब एक छोटी सी बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका कैश है, माने जो आपका कैश आता है, ये कैश है, वो किसके इक्वल है, वो इनफ्लो के इक्वल है, या आप लोग कह सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग ले लीजिए। अगर आप लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द कैश इनफ्लो। देखिए एक शब्द लिख रहा हूं, इनफ्लो की बात कर रहा हूं मैं, आउटफ्लो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इनफ्लो की बात करने वाले हैं। अब ये क्या चक्कर है सर, आपने क्या कहा, प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू द कैश इनफ्लो, ये क्या चक्कर है? ऐसा कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस है जहां पे हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको प्रॉफिट कैश इनफ्लो के इक्वल नहीं देखने को मिलेगा। अब सर ये तो बताइए, प्रॉफिट निकालना हमको आ गया, ये पैटर्न है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या निकालना है, कैश इनफ्लो। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग प्रॉफिट निकालना सीख गए हैं ना, तो कैश इनफ्लो को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कैश इनफ्लो के अंदर आपको क्या करना है, जो आपने प्रॉफिट निकाला है ना, उस प्रॉफिट के अंदर आपको दोबारा से डेप्रीशिएशन को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, डेप्रीशिएशन को ऐड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा, क्लियर? क्या आ जाएगा, आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, क्या आ जाएगा आपके पास, कैश इनफ्लो आ जाएगा। अरे क्या हो गया, चलो
क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका अगर मैं कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या बनेगा, कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 10,000 है, प्लस में आपका डेप्रीशिएशन कितना है 10,000 है, तो 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपका 20,000। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, कैश इनफ्लो कितना है 10,000 है और कैश प्रॉफिट कितना है 10,000, सॉरी कैश इनफ्लो 20,000 है और कैश प्रॉफिट कितना है 10 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर। तो अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें सेकंड के अंदर तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों को कंबाइन लिख सकता हूं। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट एंड आगे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कैश इनफ्लो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए फटाफट से कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या लिख दिया आप लोगों ने, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आपका कैश लिख दिया है या प्रॉफिट लिख दिया है, व्हाट एवर यू कैन से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश इनफ्लो, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं आपका कैश इनफ्लो। सेल्स कितने का था, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आपका सेल्स, सेल्स कितने का था 1 लाख का था, तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। कैलकुलेट करते चलेंगे, यहाँ पे कितना है आपका 1 लाख है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस करना था वेरिएबल कॉस्ट को, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी आपकी 60,000 थी, 60% थी ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 60,000 इसके अंदर से माइनस कर देंगे और 60,000 इसके अंदर से भी माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। फिर आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, जो फिक्स है 10,000 रुपया है, तो 10,000 को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस करना है आपको डेप्रीशिएशन को, याद रखना क्या करना है, डेप्रीशिएशन को माइनस करना है। ये भी कितना आया था आपका 10,000 रुपया आया था। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। अब आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो क्या कहलाएगी, वो आपकी EBAT अर्निंग, EBIT कहलाएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे कितना बचा है 20,000 बचा है, ओके। यहाँ पे कितना बचा है 20,000 बता है, ओके। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई, ओके। अब इसके बाद हमें टैक्स माइनस करना है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ से टैक्स माइनस, मेरे को माइनस क्या करना है, टैक्स करना है। कितना परसेंट करना है, एट द रेट 50% करना है। ठीक है, इसका 50% कितना होगा 10,000 होगा, ओके। यहाँ पे 10,000 आ गया, इसका भी कितना होगा 10,000 होगा, ओके। क्लियर। अब इसके बाद जो आपको मिलेगा ना वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या बोलते हो आप इसको, अर्निंग आफ्टर द टैक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहोगे आप लोग इसको, अर्निंग आफ्टर द टैक्स। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 10,000 बचेगा। क्लियर है, और यहाँ पे भी कितना बचेगा आपका 10,000 बचेगा। समझना क्या है, यहाँ पे तो आपका एजेंडा शांत हो गया, माने ये वैल्यू आ गई है आपकी प्रॉफिट वाली, ये तो आपका प्रॉफिट निकल आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट के अंदर डेप्रीशिएशन ऐड नहीं होता है, कैश इनफ्लो के अंदर डेप्रीशिएशन ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 20,000 बनेगा। क्लियर है, और यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं देन 10,000 का कितना रहेगा, 10,000 रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि आपका जो कैश इनफ्लो है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सिंपल लिख रहा हूं, इनफ्लो का कैश है इज नॉट इक्वल टू द प्रॉफिट। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले आप लोग प्रॉफिट निकाल के उसके अंदर से डेप्रीशिएशन ऐड कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको कराई हैं, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं, सेपरेट सेपरेट करके भी मैंने बता दिया है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, बुक के अंदर नहीं है, ऐसा करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको अलग से यहाँ पे सेपरेट करके बता दिया। एक आपका आरपी रस्तोगी का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे, फिर हम लोग इसके पार्ट सेकंड के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है, आपका एक प्लांट है जो 5 लाख रुपए का है, जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 5 साल है। ठीक है, और उसकी स्क्रैप वैल्यू, डिस्पोज ऑफ का मतलब यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कितनी है, नील है। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब वैल्यूज का कहां पे इस्तेमाल करना है, डेप्रीशिएशन निकालने में। तो मैंने बताया था डेप्रीशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डेप्रीशिएशन माने जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है या कॉस्ट है कितनी है आपकी 5 लाख रुपए है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 0 है, माइनस क्या कर देना है, अगर उसका सॉरी यहाँ पे प्लस क्या करना
है इंस्टॉलेशन चार्ज, माइनस में उसकी स्क्रैप वैल्यू कर देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखिए इंस्टॉलेशन चार्ज कुछ भी नहीं है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 0 है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 5 है, 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख आ जाएगा। ऐसे करके आप लोग डेप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे करके आप लोग डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन हमें समझ में आ गया। सर आगे चलिए, आगे क्या दिया हुआ है, पीबीआईटी की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट क्या दी हुई है, पीबीआईटी की वैल्यू दी है जो कितनी है 1,75,000 है। तो यहीं पे लिख दूं मैं आपका, यहाँ पे क्या है आपका पर्टिकुलर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका पर्टिकुलर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने वाला हूं इसके प्रॉफिट वाले सेगमेंट को, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने वाला हूं इसके कैश फ्लो को। ठीक है, किसको कैलकुलेट करने वाला हूं, इसके कैश फ्लो को। ठीक है, दोनों एक साथ कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। पर्टिकुलर्स के अंदर हमारे पास ईबीआईटी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ईबीआईटी वैल्यू कितनी है, ईबीआईटी वैल्यू हमारे पास है 1,75,000। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख दिया 1,75,000 और यहाँ पे भी कितना लिख दिया 1,75,000। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, टैक्स कितना दिया हुआ है 30% दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे ना, अभी इसके अंदर से डेप्रीशिएशन तो माइनस हुआ ही नहीं है, तो डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे। कितना आया है 1 लाख आया है, तो 1 लाख डेप्रीशिएशन अगर इसके अंदर से माइनस कर दें, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा 1 लाख का डेप इसके अंदर से। ठीक है, तो 1 लाख का अगर आप लोग डेप इसके अंदर से माइनस करते हैं ईबीआईटी के अंदर से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, कितना 75,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 75,000 आ गया, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ईबीआईटी के अंदर से डेप्रीशिएशन वैल्यू को क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब इंटरेस्ट तो है नहीं, तो ये जो आपको मिला ना, ये आपको मिला ईबीटी मिला, माने अर्निंग बिफोर द टैक्स मिला। अब अर्निंग बिफोर द टैक्स के अंदर से अगर आप लोग टैक्स को माइनस कर देते हैं, कितने परसेंट के हिसाब से, 30% के हिसाब से, लगाओ कैलकुलेट, 75 मल्टीप्लाई बाई 30%, तो कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 22,500 रुपया, माने यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 22,500 रुपया, 22,500, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 22,500, 30% इतना ही तो बनेगा। कमेंट करके बताइएगा सही है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली एक अमाउंट मिलेगा 75,000 में से 22,500 अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो कितना मिलता है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमने 75,000 में से कितना माइनस कर दिया, 22,500 माइनस कर दिया, तो 52,500 आपको मिलेगा, 52,500 आपको मिलेगा। ये किसकी वैल्यू है, अर्निंग आफ्टर द टैक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा 52,500 मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना होता ना, यहाँ तक कहानी ठीक थी, ये क्या आ गया आपके, ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया हमारे पास है आपका एग्जैक्टली 52,500। मैंने बताया था अगर आपको कैश फ्लो निकालना है या कैश इनफ्लो निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के अंदर से डेप ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कितना है आपका 52,500, डेप्रीशिएशन कितने का था 1 लाख का था, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे 1,52,500, ये अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं आप लोगों ने क्या ऐड किया है, डेप को ऐड किया है। प्रॉफिट के अंदर नहीं करना होता, इसके अंदर ऐड करना होता है डेप्रीशिएशन को, तो डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,52,500। ठीक है, तो ये आपका नेट कैश फ्लो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड आउट ईयरली कैश फ्लो। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका ईयरली कैश फ्लो बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल हैं। कैश इनफ्लो क्या होता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों के बीच में क्या फर्क है, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या फॉर्मूला रहने वाला है, ये तमाम बातें हम लोगों ने सीखी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका पहला वीडियो था कैपिटल बस्टिंग को लेकर के, पहली क्लास थी। उम्मीद करता हूं ज्यादा लंबा मैंने खींचा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश की है। लेक्चर अगर आपको यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं या फिर इसके पार्ट सेकंड के अंदर मिलते हैं। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप